सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज का जो हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है भारतीय संविधान और संसद में घमासान। जिस तरीके से पिछले दिनों से भारत की जो संसद है उसमें संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो भारत की संसद में 75 वर्ष पूरे होने पर खास बहस इस समय चल रही है। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी है इस समय कांग्रेस और उसके दूसरे सहयोगी दल। तो दोनों ही पार्टियों के नेता वर्तमान में भारतीय संविधान को लेकर और जो वर्तमान में भारत की स्थिति है, जो देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के एक दूसरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगाने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो देश में वर्तमान बिगड़ी हुई स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस, और कांग्रेस का कहना है कि जो भी देश में बेरोजगारी है या और बहुत सी समस्याओं से हमारे देश की जनता रूबरू हो रही है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न तो अपने आप में यही आ जाता है कि दोनों ही पार्टियां ये मानती हैं कि देश इस समय कई तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, नफरत का माहौल बन रहा है। देश में जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है और यहां तक कि जो व्यापारी वर्ग है, वो कोई भी वर्ग वर्तमान की स्थिति से खुश नहीं है। तो जब दोनों ही पार्टियां ये मानने के लिए सहमत हैं कि देश की दुर्दशा है, लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता कि देश का जो संविधान इतना शानदार बनाया गया था कि जिसके माध्यम से अगर सही तरह लागू करती यहां की सरकारें तो हमारा देश काफी आगे बढ़ा हुआ होता, देश काफी तरक्की कर चुका होता। लेकिन क्योंकि देश का संविधान अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसके लिए हम आपके सामने एक बात जरूर रखना चाहेंगे कि जब देश का संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इसको जब अंगीकृत किया गया था, तो उस मौके पर बाबा साहब ने जो आशंका जाहिर की थी, और आशंका इसलिए क्योंकि बाबा साहब अपनी सारी जिंदगी सामाजिक हालातों से करीब से उनको जूझने का उनको मौका लगा था। सामाजिक हालातों से वो बहुत प्रभावित हुए थे। इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उन्होंने सामना किया था। तो इसी सामाजिक व्यवस्थाओं के दृष्टिगत इन्हीं सामाजिक असमानताओं, विषमताओं को उन्होंने जब झेला था, तो उसी के आधार पर उन्होंने संविधान को प्रस्तुत करते समय आशंका जाहिर की थी। और वो आशंका ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और यदि संविधान खराब भी है और उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो निश्चित रूप से वो संविधान अच्छा साबित होगा। और आज जब हम देखते हैं वर्तमान में, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब एक बहुत ही बड़े विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े दूरदर्शी भी थे। उन्होंने आने वाले समय को भांप लिया था कि इस देश में जो संविधान जो लागू करेंगे उनके
नियत पर उनको पूरी तरह भरोसा नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ये शंका जाहिर की थी। तो उनकी भविष्यवाणी एक तरीके से सही साबित हुई है कि संविधान, सब कोई मानता है कि संविधान में कोई कमी नहीं है। देश आज जब संविधान का गुणगान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की तारीफों के लगातार पुल बांध रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस भी ये कह रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा संविधान बनाया। फिर कमी कहां है, हमें ये देखना चाहिए। हमारे जो समाज है, और जो खासतौर से हम जिस समाज की बात करने के लिए जा रहे हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जिसको सामने रख करके अपना जीवन संघर्ष किया था, जीवन में पूरी तरह आजीवन संघर्ष करते रहे, पार्टी बनाई, तो वो समाज है इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और दूसरा जो पीड़ित गरीब समाज है वो, यानी जिस देश में 90% समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको सामने रख करके मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना जीवन में संघर्ष किया था। और वो जो संघर्ष की बदौलत बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी, तो उसका मुख्य पार्टी बनाने का उद्देश्य यही था कि इस देश में भाषण बहुत अच्छे दिए जाते हैं। जो उस समय की जो पार्टी थी कांग्रेस, उसका राज चल रहा था काफी लंबे समय से। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने ये देखा कि कानून भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, गरीबी मिटाओ तक के नारे दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय पर एक बहुत बड़ा नारा प्रचलित रहा कि गरीबी मिटाओ। तो बातें करने में कोई नेता पीछे नहीं रहा, भाषण देने में कोई नेता पीछे नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल रहा वो यही था कि उसको लागू करने का काम, जमीनी हकीकत हमें सामने पता चलती है कि उसको सही तरीके से संविधान को लागू किसी पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, 50-55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की ही बनती है। बाद में भले ही भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही और आज भी चल रही है, बीच में भी कुछ समय के लिए सरकारें बदली, चाहे वो एच.डी. देवेगौड़ा हो या उससे पहले बीपी सिंह की सरकार रही, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही, और कुछ समय के लिए 2.5 साल के लिए मोरारजी देसाई 1977 में आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो बीच बीच में जो भी सरकारें रहीं ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आजादी के बाद कार्यकाल जिन सरकारों का रहा उनमें सबसे ज्यादा 50 से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो जब ये इन सरकारों के हाथ में पावर रही, तो इन सरकारों को लागू करने का काम, संविधान को लागू करने का काम इन सरकारों के ऊपर ही जाता है। लेकिन समस्याएं जब दूर नहीं हो पा रही हैं, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही निकल के आता है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि भले ही कानून अच्छे हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों की दोनों की नीयत साफ नहीं है। ये बातें सब अच्छी करते हैं, और दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं जब थोड़े समय के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने संघर्ष किया और पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई। और जैसा कि हमारे सभी साथी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुल मिलाकर के इस देश में स्वयं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री रही हैं, तो 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी। 1995 में, 1997 में, 2002 में 15 महीने की सरकार, और बाद में 2007 से लेकर 12 तक 5 साल की सरकार। इस तरीके से करीब 7 साल तक आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। तो जब वो मुख्यमंत्री थी, जब उनके हाथ में सत्ता थी,
देश की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जो कि एक मिनी इंडिया माना जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। और इस प्रदेश पर 7 साल तक आदरणीय बहन जी के द्वारा हुकूमत की गई। तो तब उनके पास जो पावर थी, सत्ता थी, तो उसको सही मायने में लागू करने का काम, संविधान को, कानूनों को लागू करने का काम एक बहन जी ने करके दिखाया। तो वो एक ऐसा कार्यकाल रहा जब सभी लोग जानते हैं कि बहन जी के शासनकाल में कितने महान कार्य किए गए। इस देश की जनता के लिए, जन कल्याण की इतनी बड़ी योजनाएं चलाई गईं, इतने काम किए गए। तो उनको हमें जानना जरूरी है कि संविधान लागू करना कितना महत्वपूर्ण होता है। कानून वही थे, संविधान वही था, लेकिन लागू करने की नीयत किसके पास थी? बसपा शासनकाल में बहन जी के पास। तो बहन जी ने सच्ची नीयत के साथ, सच्चे इरादों के साथ संविधान को लागू करके दिखाया। ये हमें बात करने की आज जरूरत है कि जब हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो संविधान को लागू करके क्या क्या काम हुए प्रदेश में, ये हम थोड़ा आपके पास सामने रखना चाहेंगे कि सबसे पहला जो काम है, जो देश में शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े काम किए गए बहन जी के द्वारा कि जो 6 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया गया, 6 मेडिकल कॉलेज इतने कम समय में। और उनको वो मेडिकल कॉलेज भी किस फंड से बनाए गए थे? केंद्र सरकार का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है, उस पैसे को जो दूसरी सरकारें शेड्यूल कास्ट के लोगों को केवल लोन दे करके या भैंसा बुग्गी या छोटे मोटे कामों में खर्च कर दिया करती थी करोड़ों रुपए को, जिससे कोई फायदा नहीं होता था उनका, क्योंकि इरादा नहीं था शेड्यूल कास्ट के लोगों को फायदा पहुंचाने का। लेकिन बहन जी का क्योंकि इरादा था कि जो केंद्र का पैसा आता है उस पैसे से वास्तव में शिक्षा पर अगर वो खर्च किया जाए तो उससे हमारे समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो इसीलिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से 6 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए गए, जैसे कि उरई में, कन्नौज में, आजमगढ़ में, बांदा में, सहारनपुर और जालौन में। ये 6 मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे। और इसमें जो बच्चे शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ते थे, तो उन बच्चों को, उन छात्रों को पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनको सारा ड्रेस, उनका सारा पूरा, इवन मेस का पैसा भी, खाने का, न उनको खाने का पैसा देना था, न कोई फीस देनी थी। तो इतने जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का पैसा था, इसलिए शेड्यूल कास्ट के पैसे को मेडिकल कॉलेज में जो है उनको काफी सहायता दी गई। और सहायता देकर के उनको छात्र जो निकले वहां से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके, तो बिल्कुल फ्री में एक तरीके से वो डॉक्टर बन के निकले। तो ये जो पैसे का उपयोग किया गया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे का, तो ये पैसा बहन जी के द्वारा, क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी थी, संविधान को सही तरह से लागू किया गया। तो एक तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, एक ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बना। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जो पढ़ने के लिए छात्रों का, जो ये बहुत ही उच्च स्तर का विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कार्य आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के बिल्कुल पास है और करीब 550 एकड़ में वो फैला हुआ है। इसके अलावा जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के छात्रों के लिए विशेष सुविधा देने की जो बात की गई थी, तो उसको लागू करने का काम बहन जी के शासन में किया गया। और यहां तक कि था कि जो छात्र उच्च क्लासों में थे, एमबीए के छात्र थे, उनको विदेश में पढ़ने के लिए सुविधा देने का काम किया गया। उनको विदेश भेजा गया और करीब जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं कि एक साल में ही 2011 में ही करीब 150 छात्रों को विदेश में, लंदन में पढ़ने के लिए भेजा गया 1 महीने तक। और इस तरीके से करीब
150 छात्रों पर, प्रत्येक छात्र पर 10 लाख रुपए खर्च का लगभग अनुमान था, तो करीब 15 करोड़ रुपए तो उनको जो है केवल उसके विदेश में पढ़ाई के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए खर्च किया गया। तो ये ऐसा कार्य किसी दूसरी सरकार ने कभी नहीं किया, न भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। जो बातें तो शेड्यूल कास्ट के लिए करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की भलाई की करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, बातें ही करते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब बहन जी की सरकार थी तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ठेकेदार जो होते हैं, जो ठेकेदारी में आरक्षण नहीं था, तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा में भी जो बड़े बड़े ठेके उठते हैं सड़कों के या बिजली के या नगर निगम के निकायों के, तो जो ठेके पर टेंडर प्रक्रिया जो आप सब लोग जानते हैं कि उस प्रक्रिया में शेड्यूल कास्ट के लोग कहीं पर उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। तो हिस्सेदारी देने का काम केवल बसपा सरकार में हुआ। उसमें भी जो आंकड़ों के अनुसार करीब 1650 करोड़ रुपए यानी 1650 करोड़ रुपए के कार्य शेड्यूल कास्ट के ठेकेदारों को बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, बसपा शासनकाल में देने का काम हुआ। और यदि अगर 10% के हिसाब से भी उनका प्रॉफिट इससे निकाला जाए केवल, तो भी 165 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों तक पहुंचे। अगर ऐसा कार्य दूसरों की सरकारों में रहा होता तो कितना ज्यादा आर्थिक स्थिति शेड्यूल कास्ट की और दूसरे लोगों की बेहतर हो सकती थी। तो ऐसा कार्य जो है केवल बसपा की सरकार में किया गया। बसपा की सरकार में कानून व्यवस्था की आप सब लोग बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरीके से मजबूती के साथ कानून व्यवस्था को लागू करने का काम बहन जी की सरकार में हुआ था, तो वही कानून थे, वही सब संविधान था। कोई नए कानून और नया संविधान नहीं बनाया गया था। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब शासन था तो कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ, बहन बेटियां सुरक्षित थी, हिंदू मुस्लिम दंगे बिल्कुल नहीं हुए थे। यहां तक कि 30 सितंबर को जब हाई कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद के विवाद के मामले में, तो सारे स्कूल कॉलेज तक खुले थे यूपी में। ये एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा कि सांप्रदायिक सद्भाव का इतना बड़ा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिला। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो जहां पर लगातार इतने बड़े संख्या में दंगे होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई घटना होती रहती है, नफरत का वातावरण है। तो यही संविधान लागू करने का काम, इन्हीं कानूनों को लागू करने का काम बसपा ने इस तरह से करके दिखा दिया कि पूरे प्रदेश में अमन चैन का वातावरण था। व्यापारी भी खुश थे, किसान खुश थे, छात्रों को जो युवा थे उनको नौकरियां मिल रही थी, बैकलॉग पूरा किया जा रहा था, विकास कार्य इतने सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे थे। सबसे पहला एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का काम सबसे पहले बहन जी के शासनकाल में हुआ था। और इतना ही नहीं, जब जो पहले जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को गांव में पट्टे दिए जाते थे, उन पट्टों पर भी कागजों पर तो वो पट्टे दिए जाते थे, लेकिन उन पर कब्जा शेड्यूल कास्ट के या जिनके नाम में भी पट्टे, गरीब लोगों के नाम, किसी भी बिरादरी का हो सकता है, वो शेड्यूल कास्ट ही नहीं बल्कि किसी और भी बिरादरी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है या जनरल का हो सकता है। अगर उसको पट्टा मिल रहा था तो कब्जे नहीं मिलते थे, तो कब्जा दिलाने का काम विशेष अभियान चला करके बसपा शासन में हुआ। तो ये क्या था कि उन्हीं कानूनों को लागू नहीं करती थी सरकारें, उन कानूनों को लागू नहीं करती थी, और लागू करने का काम कौन ने किया? केवल बसपा ने किया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो कार्य हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हम लोगों को करनी है। इसमें हमें बहुत आवश्यक है कि ये सब जो चीजें हैं इनको सही तरीके से समझा जाए। तो हमारा जो आज का जो विषय है वो यह है कि संविधान को ऐसे हाथों में जाना चाहिए जो वास्तव में वो लागू कर सकें, उनको लागू करने की नीयत उनके सामने हो। तो ये जो आज चर्चा हो रही है, एक दूसरे पर घमासान मचा हुआ है संसद में, इस
को हमारी जनता को समझना चाहिए कि ये केवल बातें करते हैं, भाषण देते हैं अच्छे अच्छे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन संविधान को लागू करने की नीयत इन दोनों की ही सरकारों की नहीं है, न तो भारतीय जनता पार्टी की है और न कांग्रेस की है। अगर सच्चे तरीके से संविधान को लागू करना है तो इस प्रदेश में और देश में ऐसी सरकारें आनी चाहिए जो वास्तव में संवेदनशील हो और जिनका रिकॉर्ड रहा हो पहले कि उन्होंने जब शासनकाल उनका रहा, उनके हाथ में जब सत्ता की बागडोर आई तो संविधान को लागू करके उन्होंने इस प्रदेश में और देश में एक बहुत ही सुंदर वातावरण बनाने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया, कानून व्यवस्था अच्छी रही, सभी किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, बिना जाति और धर्म देखे सबके कल्याण का काम किया गया। तो वह सरकार हमें लाने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें आज इन बातों पर अच्छी तरीके से गौर करना चाहिए कि ये जो वर्तमान में संसद में बहस चल रही है, इसमें कोई जो वास्तविक रूप से नीयत इनकी अच्छी नहीं है। ये केवल बातें बड़ी बड़ी करते हैं, संविधान को सिर पे भी लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, संविधान की तारीफ करते हैं, लेकिन समस्या केवल यही है कि संविधान को लागू कौन कर रहा है, संविधान को सही मायनों में लागू कौन कर रहा है, बाबा साहब के बताए रास्ते पर कौन चल रहा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए और यह विचार करके ही इस समाज का जो सही प्रतिनिधि कोई है वह केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है, जिसने पहले काम करके दिखाया है और भविष्य में भी काम करके उनके इरादे नेक हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हमें अच्छी तरीके से सोच विचार करके अपना निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं खास बातों पर आज हमें ये बात आपके सामने रखनी थी। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और एक बार फिर से निवेदन कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।